नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जब अपना पहला भाषण दिया तो वह एक अनोखा भाषण था। उन्होंने देश से भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने और महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए कहा। भारत सरकार ने 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। स्वच्छ भारत अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बताते हुए नीति आयोग के पूर्व सीईओ परमेश्वरन अय्यर कहते हैं कि लोगों की आदतों को बदलना और गलत धारणाओं को दूर करना एक बहुत बड़ा मिशन था, जिसके लिए फिल्म स्टारों और समाज सेवियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक और उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण रूप से ग्राम प्रेरकों की आवश्यकता थी। स्पष्ट है कि इसमें सरकार, व्यवसायों और नागरिक तथा सामाजिक संगठनों सबका सभी स्तरों पर सहयोग महत्वपूर्ण था। केरल सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने के लिए एक सहकारी प्रतिस्पर्धा कोऑपरेटिव कंपटीशन का दृष्टिकोण अपनाया। राज्य के 14 जिलों को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने की चुनौती दी गई कि कौन सा जिला पहले खुले में शौच से मुक्त हो सकता है। जिलों ने कई तरीकों से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की। उन्होंने जागरूकता अभियान चलाए, सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए और नए शौचालय बनाए। जिलों ने एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी साझा किया और एक दूसरे की सफलताओं और विफलताओं से सीखा। इस सब का परिणाम, इस सहकारी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप केरल 2019 में खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बनने में सक्षम हुआ। केरल में स्वच्छ भारत अभियान की सफलता सहकारी प्रतिस्पर्धा की शक्ति का प्रमाण है। जब लोग और संगठन एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं तो वे महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। सहयोगात्मक प्रतियोगिता कोऑपरेटिव कंपटीशन एक ऐसी रणनीति है जिसमें व्यक्ति या संगठन जिनके प्रतिस्पर्धी और सहयोगी दोनों संबंध हो सकते हैं, एक कॉमन समान लक्ष्य या उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं। इसमें प्रतियोगी मानते हैं कि अकेले प्रतिस्पर्धा करने के बजाय वे सामूहिक रूप से अधिक हासिल कर सकते हैं। आप समझ गए आज की टिप? सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने का एक शानदार तरीका है। एक इच्छुक मित्र के साथ एक चुनौती निर्धारित करें और यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करें कि पहले लक्ष्य को कौन प्राप्त करता है। अकेले लक्ष्य पर काम करने की तुलना में परिणाम आप दोनों के लिए बेहतर होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने अनुस्मारक के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यही यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है
कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन, इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। मित्रों, सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा के लाभ अनेकानेक हैं। गिनते चलिए। नंबर 1, यह एक प्रेरणादायक पहल है। It is an inspiring initiative. सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा हमें प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। जब हम जानते हैं कि हम दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो सफल होने के लिए हमारी अतिरिक्त प्रयास करने की संभावना भी अधिक होती है। नंबर 2, साझा शिक्षण का वातावरण बनता है। It creates a shared learning environment. जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम विचार और रणनीतियां साझा कर सकते हैं और हम एक दूसरे की सफलताओं और असफलताओं से सीख सकते हैं। जानकारी के इस आदान प्रदान से तेजी से सीखने और नए समाधान या रणनीतियों के विकास को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, आपसी समर्थन को बढ़ावा मिलता है। Mutual support is encouraged. जब हम जानते हैं कि हमारे पीछे सकारात्मक लोगों की एक टीम है तो चुनौतियों का सामना करने में हमारे दृढ़ रहने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि हमें अपने प्रयासों में समर्थन मिलने का भरोसा होता है। नंबर 4, बेहतर परिणाम मिलते हैं। Better results are achieved. अगर हम अकेले प्रतिस्पर्धा कर रहे हों तो इसकी तुलना में सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं और एक दूसरे की ताकत का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 5, दक्षता बढ़ती है। Efficiency goes up. सहयोग से अधिक कुशल संचालन हो सकता है क्योंकि प्रतिस्पर्धी एक साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, आपसी संघर्ष में कमी आती है। There is a reduction in conflict. सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा उन संघर्षों और तनावों को कम कर सकती है जो अक्सर उत्पन्न होते हैं जब आप विशुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी होते हैं। इससे सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। नंबर 7, लागत में बचत होती है। Cost savings are achieved. कुछ मामलों में प्रतिस्पर्धी लागत और संसाधनों को साझा करने के लिए परियोजनाओं पर सहयोग कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक पक्ष पर वित्तीय बोझ कम होने की संभावना होती है। नंबर 8, नवाचार में वृद्धि होती है। It encourages innovation. प्रतिस्पर्धा में आप एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसमें अधिक नवाचार की संभावना रहती है। आपसी सहयोग से इसमें और अधिक तेजी आती है। नंबर 9, जोखिम में कमी आती है। Risks get reduced. प्रतिस्पर्धियों के साथ सहयोग करने से जोखिमों को वितरित करने में मदद मिल सकती है,
क्योंकि चुनौतियों और अनिश्चितताओं को भाग लेने वाले पक्षों के बीच साझा किया जा सकता है। नंबर 10, प्रतिष्ठा बढ़ती है। Reputation grows. सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा से इसमें शामिल सभी पक्षों की प्रतिष्ठा में सुधार हो सकता है। जब आप एक समान लक्ष्य के लिए सहयोग करते हुए दिखते हैं तो अपनी सकारात्मक छवि प्रस्तुत करते हैं। नंबर 11, आपसी विकास को बढ़ावा मिलता है। Mutual development is promoted. प्रतिस्पर्धा तो प्रतिस्पर्धा है ना, इसमें दोनों प्रतिस्पर्धियों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का दबाव होता है, तो वे दोनों मजबूत और अधिक कुशल बनते हैं। और नंबर 12, बाजार विस्तार की संभावनाएं बढ़ती हैं। Opportunities for market expansion increase. कंपनियों के आपसी सहयोग की बात करें तो एक साथ काम करके प्रतिस्पर्धी नए बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं या नए ग्राहक खंडों तक पहुंच सकते हैं जिन तक अकेले पहुंचना मुश्किल हो सकता है। अब सहयोगात्मक प्रतियोगिता के कुछ उदाहरण देखिए। दो सेल्समैन यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन एक महीने में सबसे अधिक उत्पाद बेच सकता है, लेकिन इसके साथ ही वे सेल्स लीड और रणनीतियों को साझा करने के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की दो टीमें सबसे नवीन नए उत्पाद बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए भी सहयोग कर रही हैं। वैज्ञानिकों के दो समूह एक निश्चित खोज सबसे पहले करने की होड़ में हैं, लेकिन अपनी प्रगति को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। छात्रों के दो समूह विज्ञान मेले में पुरस्कार जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रयोगों को विकसित करने और परीक्षण करने के लिए मिलकर भी काम कर रहे हैं। दो छात्र यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि परीक्षा में कौन उच्चतम ग्रेड प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह मिलकर पढ़ रहे हैं और अपने नोट्स साझा कर रहे हैं। चैंपियनशिप गेम जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों की दो टीमें साझा अभ्यास कर रही हैं और एक दूसरे की गलतियों से सीख रही हैं। ये तो थे कुछ उदाहरण। अब आप विचार कीजिए कि आपके सामने सहयोगात्मक प्रतियोगिता के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अपने एक इच्छुक मित्र या सहकर्मी को ढूंढिए और मिलकर चुनौती तय कीजिए। यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कीजिए कि एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करते हुए कौन पहले लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि आप एक साथ कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। मदर टेरेसा ने कहा था, मैं वह कर सकती हूं जो तुम नहीं कर सकते और तुम वह कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकती, इसलिए हम साथ मिलकर महान कार्य कर सकते हैं। इस उद्धरण को पूरा करते हैं रियोनुसुके सातोरो। व्यक्तिगत रूप से हम एक बूंद हैं, लेकिन हम सब मिलकर एक महासागर हैं। साथियों, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स में लिखकर साझा करें। तब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।